Good morning to all of you, class 10th. Today we discuss the chapter heredity and evolution. So first of all, understand the term heredity and evolution. So according to your book, I will explain the term heredity first. You know about the heredity in previously, but if you don't know, so listen carefully. Okay, the heredity means क्या होता है? That means then new generation will be, यानी that means offspring and their parents are similar. You know that, okay? बट इसमें क्या है कि ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स सिमिलर होते हैं, बट क्या होता है, पेरेंट्स आर कैरियर, और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या है, अपने पेरेंट्स से कुछ मिलते जुलते हैं. बट हम क्योंकि अभी एनिमल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम क्या है, हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि हम अभी अगर ढंग से देखें, प्रीवियसली एक चैप्टर आपका था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो उसमें क्या है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड वन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो दोनों में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, एंड यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू parents are involved in reproduction. That means only one gamete, and यहाँ पे क्या होगा, टू गैमेट्स. अब क्या मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ बेटा, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स क्या होता है, एक होता है. दैट्स मीन्स कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनेगा वो एक जैसा बनेगा. जैसे हम प्लांट्स को देखते हैं, है ना, कुछ प्लांट्स को देखते हैं, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. तो क्या होता है, अपने पेरेंट्स से एज इट इज़ होते हैं, मीन सिमिलैरिटीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? आप ये फॉर एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये कोई बैक्टीरिया है, अभी रिसेंटली भी चल रहा है, मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ ना भी करूँ तो आप बस समझ लो. तो एक अगर ये बैक्टीरिया है, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, दैट्स मीन्स कि जो इसके यंग वंस होंगे वो भी एज इट इज़ होंगे. ये थोड़ा बड़ा बन गया बट आप इसको समझ सकते हैं, वो क्या पेरेंट्स से बिल्कुल एक जैसे ही होंगे. फिर ये आगे चलता रहेगा, सेम ये चलता रहेगा. दैट्स मीन्स देयर इज़ नो वेरिएशन. यहाँ पे नो वेरिएशन मीन्स कि आगे ये चलता रहेगा बट कोई वेरिएशन नहीं होगा. दैट इज़ द एसेक्सुअल. क्योंकि गैमेट्स क्या है, सेम है. जब गैमेट्स सेम होंगे तो उनके आपस में वेरिएशंस हो ही नहीं सकता. तो ये क्या है, इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि क्या होगा, एक ही जैसे क्रीचर्स बार बार आगे बढ़ते हैं. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू गैमेट्स होते हैं. सपोज यहाँ पे अगर ये एक गैमेट है एंड अनदर, ये एक मेल गैमेट है अगर, और ये एक फीमेल गैमेट है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे बता रहे हैं. तो जब इनके वेरिएशन, जो आगे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, इनका क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा. मीन्स नेक्स्ट जो जनरेशन होगा इसमें थोड़ा चेंजेस आ सकता है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ओके? आप यहाँ पे दोनों में समझ सकते हैं कि जो नई जनरेशन आएगी उसमें वेरिएशंस आएंगे, जबकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हेरिडिटी के लिए को आगे ट्रांसफ़र दोनों ही करते हैं. बट क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, गैमेट्स क्या होता है, डिफरेंट होता है. तो अगर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो जो नया क्रीचर होगा, गैमेट्स उनके डिफ्रेंशिएट हो जाए. मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई बीमारी है या कोई डिजीज़ है या कोई अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो आगे चल के क्या होगा, थोड़ा चेंज आएगा. क्योंकि सेक्सुअल, क्योंकि एक ही में कैरेक्टर्स हैं, दूसरे में वो कैरेक्टर्स नहीं है, तो वो जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें टोटली वो कैरेक्टर्स नहीं है. हो सकता है कुछ आए और कुछ ना आए. तो ये क्या है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे क्या होता है वेरिएशंस आ जाते हैं। तो ये क्या है इवोल्यूशन को में क्या है वेरिएशन को शो करता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि हेरेडिटी मीन्स क्या होता है, अपने जो पेरेंट्स हैं हम उनके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, आगे लेके जाते हैं। बट अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें तो एज इट इज सेम, बिल्कुल जैसे बिल्कुल डमी कॉपी, जैसे कॉपी कार्बन कॉपी बनती है वो क्या होता है एसेक्सुअल। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यानी कि ये भी आगे कैरी करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, लेकिन क्या होगा वो थोड़ा वेरिएशंस आ जाएंगे। अपने मदर एंड फादर दोनों पेरेंटल जो सेल होगा, पैटर्नल सेल एंड मैटरनल सेल, उनसे कैरेक्टरिस्टिक लेके फिर आगे वेरिएशन को शो करेंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं कि ये वेरिएशन आते कैसे। एक्चुअली ये आते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द DNA. DNA means deoxyribose nucleic acid. You know about the DNA in your previous class कि मैं आपको थोड़ा बहुत पता होगा DNA क्या होता है। एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि क्या होता है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। अब जेनेटिक मटेरियल को कैसे कैरी करता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आप देख लीजिए, हमारे जो स्ट्रक्चर होता है सोमैटिक सेल्स होती हैं एंड होता है जर्म सेल्स। तो जो सोमैटिक सेल्स होती हैं ये बॉडी को क्रिएट करती हैं। ठीक है, जबकि जर्म सेल होते हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स पर्टिकुलर क्रिएचर का जो सेक्स होगा वो उसको डिटरमाइन करेंगे। तो सोमैटिक सेल पूरे बॉडी को क्रिएट करेगा, जबकि जर्म सेल क्या है ये सेक्स डिटर्मिनेशन काम करेगा। ये DNA दोनों में ही होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ पे भी होगा। लेकिन क्या होगा ये वाला DNA हमारे जैसे स्किन सेल हो गया या हेयर हो गया या नेल्स हो गए, ये सब क्या है सोमैटिक सेल्स हो गई, इनमें भी DNA है और इसमें भी DNA, लेकिन ये सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हमारा अब आपके थोड़ा सा एक बार इतना समझ लीजिए कि जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी में भी DNA है, लेकिन DNA किससे बनता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये एक प्रोटीन है। ठीक है, अगर हम इसे इस तरह से बोलेंगे तो ये क्या है, हम इनको ऐसा समझ सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, अमीनो एसिड जब ये चेन फॉर्म करते हैं तो इसे क्या कहते हैं पेप्टाइड चेन। और फिर यही पेप्टाइड चेन जब रिंग फॉर्म करते हैं, जब बहुत सारे पेप्टाइड चेन आपस में बना देते हैं तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये बन गया प्रोटीन, इसमें ही हमारे DNA वगैरह कैरी होते हैं और ये आगे फॉरवर्ड होते रहते हैं। अब DNA कैसे होते हैं, इसमें ACTG ये 4 कोड्स हैं। DNA के अंदर क्या होता है 4 कोड्स होते हैं। एक DNA के अंदर कोड्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल है। ये कहाँ से आता है क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम कहाँ होता है एग और स्पर्म सेल में, यानी कि अब एग और स्पर्म सेल के अंदर क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर DNA है। इस DNA का स्ट्रक्चर सबका यूनिक है और वो क्या है ACTG। ठीक है, ये इसका एक कोड है, इसे क्या कहते हैं कोडोन। ठीक है, ये कोडोन सबके सेपरेट होंगे, पर्टिकुलर पर्सन के DNA दूसरे मतलब इंडिविजुअल से बिल्कुल अलग होंगे। तो एग सेल के या स्पर्म सेल के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम फिर DNA के अंदर DNA है, ये उसके न्यूक्लियस में होगा और उस न्यूक्लियस के DNA में भी क्या है ACTG क्या है कोडोन है, जिससे क्या है जेनेटिकली दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है, सबका एक स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एग और स्पर्म क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं।
तो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पे एग और स्पर्म दोनों का होना चाहिए, ठीक है। जब ये एग स्पर्म फ्यूज़ होंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ह्यूमन जो यहाँ हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ये तो 46 नंबर होता है इनका, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं डिप्लॉयड, हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉयड यानी कि डबल में, फिर इसका हैप्लॉइड फॉर्म हो जाता है 23, ठीक है। तो 23 एग सेल से और 23 स्पर्म सेल से, और फिर बनेगा वो जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट से अब हम समझ सकते हैं एग और स्पर्म, इसका 23 और इसका भी 23, ठीक है। क्योंकि 46 तो टोटल हैं, बट हमें क्योंकि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम केवल 46 ही होने चाहिए, ये नहीं कि 46 का डबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएंगे, मियोसिस डिवीजन कहते हैं इसे। 23 एंड 23 ये अलग इंडिविजुअल है, और ये बिल्कुल अलग इंडिविजुअल है, अलग दो अलग पेरेंट है, ये पैटर्नल और ये मैटरनल, ठीक है। तो पैटर्नल सेल एंड मैटरनल सेल ये दोनों एग सेल हैं, ये स्पर्म सेल हैं, इन दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। अब जो जाइगोट होगा इसमें फिर अब इन दोनों का दो सेल्स जो ये डिफ्रेंशिएट थे, ये इसमें फिर टोटल 46 है। अब उनके इस जाइगोट में क्या आ गया, ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, फ्यूटिस फॉर्म करेगा, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स आएंगे वो मदर और फादर दोनों के आएंगे। तो जाइगोट जो बन गया वो अपने पेरेंट सेल से बिल्कुल डिफरेंट होगा, मीन्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आएगा, ठीक है। ये सारे कहाँ से आए, ये डीएनए, यहाँ पे जो स्पर्म का डीएनए और इस एग का डीएनए है, इनसे ही ये आगे फॉर्म हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये क्या है, जेनेटिक वेरिएशंस है, कि जितने ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन होंगे नई नेक्स्ट जो जनरेशन होगी इसमें प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, वेरिएशंस बढ़ जाते हैं। अब इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत हुई, क्यों ज़रूरत थी कि इतने वेरिएशंस हो, क्योंकि अर्थ इज़ एन यूनिक प्लैनेट। हमने प्रीवियसली भी समझा है कि जो अर्थ है इसमें बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज़ रहती हैं। वो स्पीसीज़ इसीलिए रहती हैं अगर वो वेरिएशंस होंगी, अगर वेरिएशंस नहीं होंगी तो स्पीसीज़ कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना। हम देखते हैं कि हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिख रहे हैं, क्रिएचर्स क्या हैं, कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत सिमिलर होते हैं लेकिन फिर भी अलग कुछ ना कुछ उनमें वेरिएशंस हो जाते हैं। दैट इज़ द जेनेटिकली डिफ्रेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ दैट एवोल्यूशन। और अगर ये एवोल्यूशन होता तभी ये डिफरेंट स्पीसीज़ क्रिएट होती हैं। नहीं तो अगर हम बोलें कि हमारे जो डीएनए है और एक एप्स के डीएनए में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, लेकिन क्या डिफ्रेंशिएशन होगा जिसकी वजह से हम ह्यूमन कहलाते हैं और वो एप्स कहलाते हैं, तो दैट इज़ द वेरिएशन। अगर ये वेरिएशन नहीं होता तो सब दुनिया में सारी जगह एक ही जैसे क्रिएचर्स होते, तो उनमें जो फूड है वो नहीं बन पाता, और कई तरह के कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो जाती है। क्योंकि सेम क्योंकि आप देखते हो सब हर्बीवोरस होते हैं तो सारे प्लांट्स खत्म है, सारे कार्निवोरस होते हैं सारे हर्बीवोरस खत्म, बट नेचर ने कितने अच्छे से बैलेंस किया है कि जेनेटिकली सब डिफ्रेंशिएशन है कि एनिमल्स में भी क्या है, कुछ कार्निवोरस है, कुछ हर्बीवोरस हैं, कुछ ओमनिवोरस हैं, तो ताकि ये जो वेरिएशंस है अलग अलग जगह हम देख सकते हैं और इससे नेचर में बैलेंस बन जाता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है, ताकि जो ये एवोल्यूशन है के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो नए जनरेशन है उसको बनते हैं, नए क्रिएचर्स बनते हैं, स्पीसीज़ क्रिएट होती हैं, और फिर जो फूड चेन होती है वेरिएशंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नया स्पीसीज़ जो ग्रो करती है वो नई चीज़ें या उनका खुद का कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्लैनेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ एक टर्म आता है म्यूटेशन वगैरह, आपने सुना होगा। तो कई बार क्या होता है जेनेटिकली कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, म्यूटेशन, जैसे रेडिएशन आपने सुना होगा, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन से भी हो जाता है, कभी टेम्परेचर क्लाइमेटिक चेंज, इनकी वजह से क्या होता है, अगर जीनोटाइप में चेंज आ गया तो नई जनरेशन में फिर वो म्यूटेशन से ही कहते हैं, तो वो नया जो क्रिएचर होगा वो थोड़ा अलग होगा, तो म्यूटेंट्स उन्हें कहते हैं। अगर जेनेटिकली चेंज नहीं है, फिनोटाइप है, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में वो क्रिएचर है वो पहले वाले पेरेंट्स की तरह नहीं होगा, वो अपने रियल कैरेक्टरिस्टिक को लेके आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने सुना होगा हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराए गए थे, है ना, एटॉमिक से रेडिएशन बहुत हुआ था, तो नए जो बच्चे पैदा हुए अपंग हुए, आपको पता होगा काफ़ी सालों तक अभी भी जापान में कई बच्चे ऐसे हैं उस एरिया में जिनमें जेनेटिक वेरिएशंस मिल रहे हैं, यानी कि उनमें म्यूटेशन का इफेक्ट दिख रहा है, रेडिएशन का इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उनके जेनेटिक में ही जीन्स में इफेक्ट पड़ा है, उसके डीएनए में इफेक्ट पड़ा था उस रेडिएशन का, ठीक है। तो इस वजह से वो नया जो ऑफस्प्रिंग्स आए उनमें अभी तक उसके
कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, बट कुछ टाइम बाद ये ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन के इफेक्ट कम हो, मतलब उनके डीएनए में, क्योंकि क्या होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो मे बी अगर वो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल को फॉलो करेंगे तो उनके अंदर इसका इफेक्ट कम होगा, बट फिर भी रेडिएशन का इफेक्ट दिखता है, तो वो क्योंकि उनके जीनोटाइप में उसका इफेक्ट पड़ा था रेडिएशन का। ठीक है, तो ये भी म्यूटेशन इसे कहते हैं कि उनके डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस आ गया।